नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत हिंदी कविता को आधार बनाते हुए एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो न सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया है कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि किसका कथन है कि लोग प्रायः कबीर को ज्ञानाश्रयी, निर्गुण इत्यादि से जोड़ते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इन सब के बावजूद भी कबीरदास क्या हैं? भक्त हैं और उनके जो राम हैं, वो वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान हैं। ये बात किसने कही है? आपके दिमाग में इसका उत्तर जरूर आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक में कबीर का मूल्यांकन करते हुए इस बात को कहा है। अक्सर आप कबीर पर जब भी चर्चा करते हैं तो ये मुद्दा है कि कबीर समाज सुधारक थे, भक्त थे कि क्या थे, इसको लेकर काफी डिबेट रहा है। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको एक भक्त के रूप में माना है और जो कबीरदास के पदों में, दोहों में राम की चर्चा होती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि उनके राम उन वेदांतियों की तरह, यानी तुलसीदास के ब्रह्म, तुलसीदास ने जिस तरीके से राम का चित्रण किया है, उसी तरीके से कबीरदास के राम भी भक्तों के भगवान अधिक लगते हैं। यानी कि जब भी राम की बात आती है तो जो भी भक्त हैं, वो उसी तरीके से राम को देखते हैं जैसे कि सगुण के यहाँ पर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस कथन को हमें ध्यान में रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है और कबीर के संदर्भ में कहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रियंबदा नहीं है बल्कि प्रियंबद है। ठीक है, केश कंबली प्रियंबद। तो असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया हुआ है? ऑप्शन दिया गया है धर्म कीर्ति, वज्र कीर्ति, कीर्ति प्रभा, आम भी। तो चारों ऑप्शंस में से हमें बताने हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आपके मन मस्तिष्क में असाध्य वीणा कविता, जो कि लंबी कविता के श्रेणी में आती है, अज्ञेय द्वारा लिखी गई है और किससे प्रेरित होकर अज्ञेय ने लिखा है, ये सभी तथ्य आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो एक बार इस पे आप गंभीरता से अपना दिमाग ले जाइए, क्योंकि हमने असाध्य वीणा की लाइन बाय लाइन व्याख्या की हुई है और इस चैनल पर वो व्याख्या मौजूद है और हमारी व्याख्या तो आप देखिए ही। साथ में यदि आप असाध्य वीणा कविता को अज्ञेय की आवाज में सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अज्ञेय की आवाज में भी ये कविता अपलोडेड है, आप समय निकाल कर जरूर देखिए, क्योंकि जिस कवि ने इस कविता को लिखा है, अगर उसकी आवाज में आप सुनेंगे तो एक अलग तरीके से आपका जुड़ाव होगा। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो केश कंबली प्रियंबद हैं, वो जब असाध्य वीणा को साधने के लिए आते हैं तो किसको याद करते हैं? ये याद शब्द पर आपको काफी ध्यान रखना है कि शक्ति हमें कब आती है? जिस पावरफुल व्यक्ति को हम याद करते हैं, जो उस चीज का प्रणेता है, अगर हम उस चीज को याद कर लेते हैं या फिर उनको समझ लेते हैं तो कोई भी चीज असाध्य नहीं हो सकती है, साध्य हो जाती है। तो प्रियंबद ने भी यही काम किया। आपने जब कविता पढ़ी होगी तो वहां पर कुछ पंक्तियां आती हैं जिसमें है कि वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। तो ये पंक्ति यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, किरीट तरु की भी बात यहाँ पर आगे ने इस कविता में किया हुआ है। वज्र कीर्ति का तो किया ही है, साथ में जिस पेड़ से या फिर जिस लकड़ी से ये बीड़ा बनाई गई है उसको भी याद करते हैं। तो कुल मिलाकर आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से इन दोनों तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो वज्र कीर्ति को लंबे पदबंधों में आज्ञेय ने प्रस्तुत किया है, यानी कि प्रियंबद ने उनको याद किया हुआ है।
तो इस तरीके से आप भी याद रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित करता है? ऑप्शन दिया गया है कृष्ण, उद्धव, नंद, अक्रूर। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी काफी महत्वपूर्ण ये पद है, और हमने भ्रमर गीत सार पे चर्चा करते हुए जो भी पद आए हुए हैं किस छंद में है या फिर उनकी गीत योजना क्या है उसके ऊपर चर्चा की है। मैं इस प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक जरूर डाल दूंगा, जो हमारे नए विद्यार्थी हो जाकर देख लेंगे। पुराने विद्यार्थियों पर मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों ने पहले ही इसको देख लिया होगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी पद बंद में आप देखेंगे कि गोपियां उद्धव को संकेतित करते हुए अपनी बात को कहती हैं, और इसमें निर्गुण की अपेक्षा सगुण को सार्थक उन्होंने माना है। निर्गुण की इसमें उन्होंने आलोचना की हुई है, खंडन किया हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया, उद्धव को संकेतित किया गया है घोष के रूप में कि ये अहिरों की बस्ती है और इसमें ये व्यापार करने के लिए आए हुए हैं, और कौन कौन सा सामान रखे हैं, खासतौर से योग को उसमें केंद्र में रखा गया है, और गोपियां तर्क वितर्क करती हैं। वो पद आपको याद आ गया होगा। अक्सर इस पद से एक अलंकार पूछा जाता है, जिसमें कि आपको ध्यान में रखना है कि रूपक अलंकार फेमस रहा है इस पद बंध के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि शासन के बंधु कविता किस छंद में लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है बरवै, सोरठा, दोहा, उल्लाला। तो शासन की बंधु कविता किसकी है ये आपके दिमाग में छप चुका होगा, और आप चहक उठे होंगे कि हाँ हमने याद किया है और आपके चैनल पर पढ़ा भी है। शासन की बंदूक, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं कि बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है। और किस छंद में है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दोहा में है। अक्सर जब नागार्जुन लिख रहे थे तो उस जमाने में दोहा, सोरठा जो भी प्राचीन छंद है उनका प्रयोग हिंदी में नहीं हो रहा था, बल्कि मुक्त छंद की बात की जा रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि नागार्जुन ने इस परंपरा को भी तोड़ कर रख दिया है। उनकी कविताएं आप देखेंगे तो कई बार तो उसमें इतनी लयमकता है कि आप पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाएंगे। आप शासन की बंदूक कविता तो पढ़े ही होंगे, एक इनकी कविता मंत्र से जुड़ी हुई कविता है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपका शरीर पूरा झंझना उठेगा। यानी कि आधुनिक काल में नागार्जुन ने कुछ ऐसी रचनाएं की हैं जिनको कि छंदों में रखा जा सकता है। उसी में से एक कविता है शासन की बंदूक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इससे पहले किसी प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है आप कैच करेंगे। सुनी है कै नाही अप्रकट कहावती, जू काहू कल पाए है, सु कै कल पाए है। घनानंद के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया संदेह, भ्रांतिमान, यमक, श्लेष अलंकार। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था, बस इतना दूर इस पंक्ति को उठाया गया था, और मेन जो अलंकार पूछने का उद्देश्य है इतना ही दूर है। ये जो शब्द आया हुआ है काहू कल पाए है, सो कै कल पाए है, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन शब्द आपस में मिले हुए हैं। कल पाए है और कल फिर पाए फिर है। उसमें हमने कल का अर्थ बताया हुआ था सुकून देना। आमतौर पर आप पूर्वांचल इलाके में देखेंगे सुकून को भी लोग बोलते हैं आजकल मुझे कल नहीं मिल रहा है, मतलब सुकून नहीं मिल रहा है। जब कोई आराम करता है तो उसको कल शब्द के रूप में प्रयुक्त करता है। तो हिंदी की खूबसूरती है कि एक तो कल का मतलब होता है बीता हुआ कल, और एक है आने वाला कल, और एक यहाँ पर कल सुकून के अर्थ में। और कई जगहों पे कल शब्द का प्रयोग जो हैंड पाइप होती है उसके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी कमेंट्स की कर सकते हैं कि ये कल, इसीलिए कल कारखाने शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। तो इन कविताओं के माध्यम से शब्दों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए घनानंद की जो पंक्ति है कल्पाय है, पर एक जगह है कि किसी को प्रताड़ित करना। अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो कल्पाय, कहाँ उसको सुकून मिलेगा। कल्पाय से शब्द बना हुआ है कल्पना। कल्पना मतलब जिसको बोलते हैं कि वो फला काम करते हुए कलप रहे हैं, मतलब कि दुख भोग रहे हैं। यानी जब आप दर्द में रहते हैं, वेदना में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्पना, ठीक है, या फिर कलप रहे हैं, इस टाइप से। तो घनानंद की पंक्ति, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें वही है कि किसी भी पंक्ति में
दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आपको वो प्रश्न भी पहले वाला याद आ गया होगा और आंसर भी आप टिक करके बैठे होंगे और इस उम्मीद से बैठे होंगे कि आगे आएगा तो मेरा 100% वहां पर सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं करूंगा। प्रश्न को देखते ही धड़ाक से आप यमक अलंकार लगा देंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सरोज स्मृति कविता भी काफी लंबी चौड़ी कविता है। पुत्री के ऊपर निराला जी ने लिखा हुआ है अपने, और शोक संवेदना की कविता मानी जाती है। इसमें निराला ने अपने पुत्री सरोज को लेकर कई संबोधन प्रयुक्त किए। किसको संबोधित किया जाता है? जैसे मैं आप सभी को बोलता है, प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरा जुड़ाव है। जब किसी के प्रति किसी का जुड़ाव होता है तब हम उसको संबोधित करते हैं। आप अपने प्रेम के दिनों को याद कीजिए या फिर आप जिससे लगाव रखते हैं उसको अलग अलग नामों से, क्योंकि वो किसी भी नाम का बुरा नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरोज को याद करते हुए निराला जी ने कई संबोधनों से उसको पुकारा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में इसका क्रम पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से निराला सरोज को संबोधित करते हुए गीते, कविते, धन्य, सूचिते और कन्ये शब्दों से कहा पुकारा है या फिर संबोधित किया है। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन क्वेश्चन बनाने के लिए पर्याप्त है। इसी को ए बी सी डी ई ऐसे कर दिया जाएगा और फिर नीचे इसका क्रम पूछा जा सकता है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर समय लगाकर देख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से संबोधन हैं। तो धन्य है, ठीक है, सूचिते है और गीते है। बाकी आप देख रहे हैं मुक्ते, शुभ्रे, ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। तो जो कूट बन रहा है, आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ए, सी और ई। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्ष। अब इसी में से हमें चुनना है 3 ऑप्शन कि कौन उपयुक्त है सबसे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, वो 3 खंडों में बटी हुई है। वो भूतकाल है, भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य, और सब में उपशीर्षक है। यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है वर्तमान खंड के उपशीर्षकों के ऊपर। तो आप इसको कहाँ जान पाएंगे? जब भारत भारती पर शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो देखेंगे आप, तो वहां पर और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ प्रश्न के मुताबिक हम अगर देखें इसको, तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है कि कृषि और कृषक, ठीक है, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इस प्रश्न के अनुसार सही है, सबसे उपयुक्त उत्तर है। तो जो ऑप्शन बन रहा है बी, सी और ई, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया बी, सी और ई। तो इसी तरीके से भूतखंड याद कर लीजिए आप, वर्तमान खंड में क्या क्या है और भविष्य में क्या क्या है, उनको आप शीर्षकों को जरूर ध्यान में रखें। इसी तरीके से घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते रहे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख हुआ है? एक चीज आप देख रहे हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की जो भी कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उन कविताओं में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख बार बार किया गया है। चाहे आप अंधेरे में पढ़ें, चाहे भूल गलती पढ़ें, चाहे ब्रह्म राक्षस पढ़ें, सब में कोई न कोई ऐसा चरित्र गजानन माधव मुक्तिबोध ने गढ़ा है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम अंधेरे में पढ़ रहे थे कि अंधेरे में टॉलस्टॉय हो गए, गांधी हो गए, इसके बाद तिलक का नाम आ जाता था। यहाँ पर भूल गलती कविता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 8 ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का जिक्र किया गया है। अब हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं, आप भी साथ साथ में लिखते रहिए। जैसे पहले नंबर पर जो जिक्र किया गया मनसबदार, ठीक है, और इसमें शब्दों का जो प्रयोग आप देखेंगे कि फारसी मिश्रित शब्दों का प्रयोग इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा। शायर, ठीक है, फिर इसके बाद है सूफी, ठीक, आप नोट करते जाइए और आवाज से मिलाकर नोट करते जाइए।
अल गजाली, ठीक, अल गजाली। इसके बाद 5वें नंबर पर दिया गया है इब्ने सिन्ना, इब्ने सिन्ना। इसके बाद 6ठे नंबर पर दिया गया है अल बरूनी, ठीक है। आप क्वेश्चन में भी देखिए कि कौन कौन से इसमें पात्र मिल रहे हैं। फिर 7वें नंबर पर दिया है आलिमो फाजिल, आलिमो फाजिल, ठीक है। फिर इसके बाद जो नाम दिया गया है सिपह सलार, ठीक है, सिपह सालार। इसके बाद दिया गया है 9वें नंबर पे सरदार। तो ये काफी हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाए। मनसबदार, शायर, सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार, सरदार। तो 9 यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख किया गया है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अब हम मिलान करते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। 5 तो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसमें से हमें 3 ही बताना है। वो 3 कौन हैं, आप इस सूची से मिलान कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इब्ने सिन्ना तो है, ठीक है, तो डी हो गया यहाँ पर। अल बरनी का भी जिक्र हुआ है, अल बरनी भी है, ठीक है। इसके बाद अल गजाली का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो जो कूट बन रहा है सी डी ई बन रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उस परीक्षा में लीड कर जाएंगे, बढ़त बना लेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा हो गया, सी डी और ई। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन इजी है, बस आराम से इसको आपको करना है। सूची 1 में रचनाओं का नाम दिया गया है, 2 में रचनाकार है। अकाल में सारस, वन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। अब इसमें से 1-2 भी आपको आते रहेंगे तो आप आराम से इसको मिलान कर लेंगे। जैसे अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह का हो गया, तो 1 का 4 हो गया। फिर ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती का हो गया, सी का 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बची हुई पृथ्वी। अब इन दोनों में से बी और डी में से अगर हम देखें तो डी का हो गया यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी, और वन पाखी सुनो वो किसका हो गया, ये हो गया आपका नरेश मेहता। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है, कूट बन जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि बीन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले प्रैक्टिस सेट में आप देखे होंगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन नहीं है। बीन भी हूं मैं प्रैक्टिस सेट में एक बार आया हुआ है, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। अब यहाँ पर उन आए हुए संबोधनों के क्रम को हमें बताना है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए हमने ऊपर मुक्तिबोध की कविता में या फिर और जो हमने जोर दिया है ऊपर की कविताओं में कि ये क्रम पूछे जा सकते हैं, आप जरूर ध्यान में रखिए। जैसे सरोज स्मृति के लिए मैंने जोर दिया कि क्या क्या संबोधन है, उसका क्रम पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी क्रम को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, इसमें हमें क्रम बताना है कि आखिरकार पहले दूसरे 5वें नंबर पे कौन है, और इसमें संयोग से 5 संबोधन ही, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहागिनी, तुम्हारी रागिनी। अब इसमें से हमें बताना है, एक तो पहली पंक्ति है, इसीलिए देखिए पंक्ति को काट दिया। जो पेपर बनाने वाला है वो कितना चतुर है, ठीक है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पूरा दिया है, लेकिन क्वेश्चन बनाना है तो वहां से कट कर दिया है उन विद्यार्थियों के लिए जो वन लाइनर किताबों को पढ़ते हुए आंख बंद करके सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी वैसे नहीं है। यहाँ पर बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ई कई जगहों पर पहले नंबर पर। फिर इसके बाद जो पंक्ति यहाँ पर आ रही है वो है कुलहीन प्रवाहिनी, दूसरे नंबर पर हो गया, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर बी हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन जो हो रहा है वो सही होने की स्थिति में। अब हम मिलान ही कर लेते हैं। फिर अखंड सुहागिनी आ रहा है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे आ रहा है सुनहली दामिनी, और 5वें नंबर पे आ रहा है आपका स्मित की चांदनी। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि इसमें से कौन नहीं है, वहां पर कुछ और लिख दिया गया था, हमने स्मित पे जोर दिया था, आपको याद आ गया होगा। आपको नहीं याद होगा लेकिन मुझे याद है कि हाँ हमने बताया हुआ है।
क्योंकि हमारा आप लोगों से बड़ा ही आत्मीय संबंध है, इसलिए चीजें हमेशा याद रहती हैं कि कब कहाँ मैंने बताया हुआ है। अब देखिए इसका क्रम देखने से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन पहला हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप एक झटके में इसको याद कर लेंगे, आपको कुछ देर तक चिंतन मनन करना पड़ेगा कि तुम्हारी रागिनी हो गया पहले नंबर पे, कुलहीन प्रवाहिनी, फिर अखंड सुहागिनी, फिर सुनहली दामिनी, फिर स्मित की चांदनी। इसके लिए आप कोई फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। कथन एक है कि साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक व्यक्तित्व वाले गीत दोनों रखे हैं। दूसरा कथन है कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला की हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। अब इन दोनों कथनों में से हमें सही कथन चुनना है। तो जब आप साकेत महाकाव्य पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का, तो आपको ये महसूस होगा कि ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला कि दोनों कथन सही हैं कि साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पदों को तो अपनाया ही है, साथ में आजकल की नई रंगत की वेदना को लाक्षणिक, क्योंकि वो दौर है, प्रिय विद्यार्थियों, वो दौर है कि जब इस कविता को लिख रहे थे तो वो द्विवेदी युग नहीं था बल्कि छायावाद का। आप ध्यान रखिए, आप तुरंत कोरिलेट कर लिए होंगे, जी सर बिल्कुल आप कह रहे हैं। और छायावाद के जो खास विशेषता रही है वो लाक्षणिक शैली रही है। अब वो लोग सीधे सीधे कोई बात नहीं करते थे, बल्कि उनकी बातों में मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती थी, इसीलिए उसको छाया भी कहा गया कि सीधे सीधे न करके वो किसी की छाया प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रभाव साकेत के ऊपर भी पड़ा। और यहाँ पर जो दूसरा कथन है कि उर्मिला के हृदय की उदारता का और प्रसार हो गया है प्रेम के वजह से, प्रेम दोनों ओर पलता है और इस वियोग की स्थिति में अपने प्रिय लक्ष्मण की गौरव की भावना उसको संभाल कर रखी हुई है उर्मिला को। 14 वर्ष कोई स्त्री शादीशुदा होते हुए भी अपने पति से कैसे दूर रह रही है, कोई तो चीज होगी जो उसको कनेक्ट की होगी। अब वो विद्यार्थी ज्यादा से समझ पाएंगे आज जिनके घर वाले कहीं दुबई मुंबई या फिर परदेश रहते होंगे। अब बाकी जो लोग साथ में हो तो इस चीज को उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, बस कहने की बात थी, समझाने का एक प्रयास था। तो दोनों कथन क्या हो गए यहाँ पर, सही हो गए। और आखिर में आप सभी से मैं एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप लोगों को सुविधा हो, इसलिए मैंने माइक को अपने चेंज कर दिया है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज अब बिल्कुल क्लियर आ रही है, स्पष्ट आ रही है और सही आ रही है? अब आपके कानों को उतना दर्द नहीं होगा। हमने जो भी 3-4 वर्षों में आपको दर्द दिया है, शायद उससे आप निजात पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार शुरुआत में आप दर्द महसूस करते हैं, लेकिन बाद में आपको उसकी सुखानुभूति होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि आप अपने जीवन में सफल हों और आपका जीवन सुखमय भी हो। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सभी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।